डियर स्टूडेंट्स, कल अपने इस बात की चर्चा की थी कि कौन कौन से ऐसे समितियां, संगठन बनाए गए जिनके माध्यम से औद्योगिक श्रम सहभागिता की योजनाओं को क्रियान्वित को आगे बढ़ाया जा सके। इस संबंध में कल मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि हमारे देश में 1947 में सबसे पहले कार्य समितियों की स्थापना की गई। कार्य समितियों की स्थापना औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत की गई। इसके अंतर्गत ऐसा कोई भी संगठन जिसमें 100 से ज़्यादा श्रमिक काम कर रहे हैं या पिछले 12 महीनों में काम किया हो, चाहे किसी भी एक दिन उसमें काम किया हो, तो ऐसे जो भी संगठन है, ऐसे जैसे भी औद्योगिक उपक्रम है, उनसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये अपेक्षा करती है, उनसे ये उम्मीद करती है कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्र के उद्योगों के अंतर्गत इन समितियों की स्थापना करेंगे। कार्य समितियों में नियोजक और श्रमिकों के प्रतिनिधि होते हैं। इसमें विशेष ध्यान देने की बात यह है कि इसमें जो भी संख्या होती है उसमें हमेशा जो श्रमिक है उनके प्रतिनिधियों की संख्या कभी भी नियोजकों के प्रतिनिधियों की संख्या से कम नहीं हो सकती है। अर्थात कार्य समिति में श्रमिक प्रतिनिधियों की संख्या नियोक्ताओं की संख्या से कहीं न कहीं ज़्यादा होती है। इसलिए इस कार्य समिति को हमेशा से ही इसका जो नियोजक है, जो मालिक है, जो प्रबंधक है, उन्होंने कार्य समिति को कभी भी सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि श्रमिकों की संख्या ज़्यादा होने के कारण से इसमें हमेशा श्रमिकों का बाहुल्य रहता है और श्रमिक हितों की ज़्यादा बातचीत की जाती है। इसलिए ये उनके दृष्टिकोण से अच्छा नहीं माना गया। इसमें ये बताया गया कि इसका जो उद्देश्य है वो मुख्य रूप से नियोजक और कर्मचारियों के मध्य में मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना करना और अच्छे संबंधों की स्थापना करना, और उनके मध्य में अगर कोई सामान्य हितों पर कोई मतभेद है तो उनको दूर करने का प्रयास करना होता है। इनमें जिन श्रमिक प्रतिनिधियों का चयन किया जाता है वो उस उपक्रम में जो रजिस्टर्ड श्रम संगठन है उनके परामर्श से, और एक जगह पर अगर एक से ज़्यादा श्रमिक संगठन है तो विभिन्न श्रमिकों के जो संगठन है उनकी जो श्रमिकों की उनकी जो रजिस्टर्ड उनमें जो संख्या है उनके आधार पर उनको प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया जाता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम में कार्य समिति के विशिष्ट कार्यों का कोई भी वर्णन नहीं दिया गया है। इस संबंध में भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा 1959 में एक समिति का गठन किया गया, जिसकी सिफारिशों को 1961 में पारित किया गया। समिति ने कार्य समिति के कार्यों की विस्तृत सूची बनाना अव्यावहारिक समझा तथा इसमें लचीलेपन को स्वीकार किया। उन्होंने, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने कोई भी इसकी बिल्कुल एक कार्यक्रम की एक सूची नहीं बनाई, जबकि उन्होंने उसमें जो लिस्ट तैयार की उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखी कि उसमें कोई भी कार्य को कम किया जा सकता है या कोई भी कार्य इसमें बढ़ाया जा सकता है। कार्य समिति द्वारा किए जाने वाले कार्यों के क्षेत्र में जो मुख्य रूप से विषय शामिल किए गए उसमें कार्य की दशाएं, अर्थात जैसे वहाँ पर कैसा कार्य की दशाओं का मतलब है कि वर्किंग कंडीशंस कैसी होगी, वहाँ पर लाइट कैसी होगी, सफाई कैसी होगी, टेम्परेचर कैसा होगा, हवा पानी की व्यवस्था कैसी होगी। जैसे उसके बाद में श्रमिकों के लिए जैसे फैसिलिटीज़, अर्थात जल की क्या व्यवस्था होगी, कैंटीन का क्या होगा, रेस्टोरेंट होगा कि नहीं होगा, चाइल्ड केयर यूनिट होगी या नहीं होगी, मेडिकल की क्या फैसिलिटी होगी, हेल्थ सर्विसेज क्या होगी, इन बातों की उसमें चर्चा की गई। उसके बाद में उसमें श्रमिकों की सुरक्षा और दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए बातचीत की गई कि श्रमिकों को कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स कौन दिए जाएंगे, अगर एक्सीडेंट्स हो गया तो एक्सीडेंट बेनिफिट्स क्या होगा, उनको किस प्रकार से रोका जाएगा, उनके लिए कौन कौन से सुरक्षात्मक उपाय किए जाएंगे, कौन कौन से उपकरणों की व्यवस्था की जाएगी, इन सब चीज़ों की उसमें। इसी प्रकार उसके बाद में उन्होंने फेस्टिवल्स और राष्ट्रीय अवकाश के कौन कौन से दिन होंगे, किस किस दिन उनको उत्सव की और राष्ट्रीय अवकाश की छुट्टियां मिलेगी, ऐसे ही उनके वेलफेयर और जो उन पे पेनल्टी फंड होता है उसका किस प्रकार से उपयोग किया जाएगा, उसको किस प्रकार से मैनेज किया जाएगा, उन सारी बातों की भी कार्य समिति के कार्यकालों में रखा। इसके अलावा जो कर्मचारी है उनका प्रमोशन, उनका शैक्षणिक और उनका मनोरंजन के लिए उपक्रम क्या क्या व्यवस्थाएं करेगा, अर्थात अगर कोई श्रमिक पढ़ना चाहे तो उसके लिए उपक्रम क्या व्यवस्था करेगा, उसके वहाँ पर इंटरटेनमेंट के लिए क्या व्यवस्थाएं होगी, उनका प्रमोशन जो ट्रेनिंग के लिए क्या व्यवस्थाएं होगी, ऐसे ही उनका ईपीएफ क्या कटेगा, उनकी सेविंग्स क्या होगी, इन सारी बातों को जो था वो कार्य समिति में रखा गया।
जो कार्य समिति से जो बाहर के क्षेत्र रखे गए उसमें मुख्य रूप से जो रखा गया मजदूरी और भत्ते, अर्थात मजदूरी और भत्ते हैं वो कभी भी कार्य समिति का कोई विषय नहीं माना गया। जबकि श्रमिक क्षेत्रों के लिए श्रमिक संगठनों की मानसिकता रहती है, क्योंकि उनका मूल जो कार्य है वो होता है वेतन और भत्ता ही होता है, परंतु कार्य समिति से इसको बाहर रखा गया। इसी प्रकार बोनस और लाभ में जो भागीदारी की योजनाएं होती है, अर्थात शेयरिंग इन द प्रॉफिट और शेयरिंग इन द बोनस, इसकी योजनाओं को भी कार्य समिति के क्षेत्र से बाहर रखा गया। जो वर्कलोड है और जो रेशनलाइजेशन है उसको भी इसके सीमा क्षेत्र से बाहर माना गया। किसी कर्मचारी की अगर छटनी करनी है या उसकी जबरी छुट्टी करनी है तो वो भी विषय इसकी न करने वाले कार्यों की श्रेणी में माना गया, वो इस कार्य समिति से बाहर का क्षेत्र होगा। ऐसे ही जो श्रम संघों के कार्यकलाप हैं, उनका उत्पीड़न है, उनकी भविष्य निधि है, उनकी ग्रेच्युटी है, अन्य जो आफ्टर रिटायरमेंट की जो प्लानिंग्स हैं या मोटिवेशनल एक्टिविटीज़ है, अकोमोडेशन व्यवस्था है, ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था है, मानक श्रम समिति का नियोजन है, अर्थात ये जो सारे विषय हैं वे कार्य समिति के बाहर रखे गए। तो अगर अपन मूल रूप से देखें तो अपने को स्पष्ट होता है कि जो कार्य समिति में जो विषय रखे गए वो बहुत ही छोटी किस्म के थे, जैसे वर्किंग कंडीशंस कैसी होगी, श्रमिकों को काम करने वाली जगह पर सुरक्षा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उनको पानी है, कैंटीन है, उनकी सुविधा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, काम करने वाले उनको कौन कौन से नेशनल फेस्टिवल्स की छुट्टी मिलेगी, उनके वेलफेयर के लिए और पेनल्टी पे जो किया गया। किंतु जो इससे बाहर क्षेत्र रखे गए वो बहुत ही महत्वपूर्ण रख दिए गए, क्योंकि श्रमिकों के जो मुख्य कार्य होता है उनका मजदूरी, वेजेज और उनके अलाउंसेज, बोनस, लाभों में हिस्सा, उनकी जबरन छुट्टी, श्रम संघों के क्रियाकलाप, उनकी पीएफ है, ग्रेच्युटी है, ये सारी बातें इससे बाहर रख दी गई। जो सरकार की श्रम नीतियां थी एवं जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उनके अंतर्गत इस संस्था को शक्तिशाली बनाने पर खूब जोर दिया गया, किंतु कुछ पदों को छोड़कर देश में कार्य समिति की संस्था पूरी तरह विफल रही। उसका मुख्य कारण ये रहा कि इसमें रखे जाने वाले विषय से एक तरफ श्रमिक असंतुष्ट रहे, इनमें जो श्रमिकों के प्रतिनिधि की संख्या को देखें तो उससे नियोजक असंतुष्ट रहे, इस प्रकार दोनों ही पक्षकार इसके बारे में असंतुष्ट रहे। राष्ट्रीय श्रम आयोग ने 1969 में कार्य समिति की असफलता के कारणों का उल्लेख करते हुए कहा था कि हमारे समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य में राज्य सरकारों ने मत प्रकट किया कि सिफारिशों के सलाहकारी स्वरूप उनके वास्तविक कार्य क्षेत्र और कार्यों के बारे में अस्पष्टता, संघों की आपस में चलने वाली प्रतिस्पर्धा, संघों का विरोध और नियोक्ताओं द्वारा इन तरीकों को अपनाने से इनकार करने के कारण ये समितियां और अधिक अप्रभावी होती जा रही है। नियोक्ताओं के संगठनों ने इन समितियों की असफलता का कारण ये समितियां और अधिक अप्रभावी होती जा रही है। नियोक्ताओं के संगठनों ने इन समितियों की असफलता का कारण संघों की आपसी प्रतिस्पर्धा, संघों का विरोध और सदस्यों के द्वारा समिति में असंगत मामलों पर विचार विमर्श करना माना। श्रम संघों के मतानुसार संघ और कार्य समिति के कार्य क्षेत्रों संबंधी विवाद और नियोक्ताओं का असहयोगपूर्ण रवैया इन समितियों की असफलता का कारण रहा। अर्थात जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि जो कार्य समितियां थी वो हमारे देश में पूर्णतः असफल रही। उसका मुख्य कारण ये रहा, सबसे पहला उसका जो मुख्य कारण अगर अपन देखें तो वो ये है कि इनमें होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या, जब प्रतिनिधियों की संख्या श्रमिकों की ज़्यादा होगी और नियोक्ताओं की कम होगी तो वो नियोक्ता वहाँ पर मानसिक रूप से दबाव रहेगा एवं वह इस कार्य को करना ही नहीं चाहेगा। दूसरी बात मैंने आपको इसमें बताई थी कि जो इसमें किए जाने वाले कार्य और जो इसमें न किए जाने वाले कार्य, तो जो न किए जाने वाले कार्य थे उसमें श्रमिकों के सारे ऐसे कार्य थे जिनसे श्रमिकों का डायरेक्ट हित होता है, इसलिए श्रमिक संगठन है वो भी प्रबंधकों पर ज़्यादा दबाव बनाने की स्थिति में नहीं होते हैं। तीसरी बात, हमारे देश में विभिन्न विचारधाराओं के जो श्रमिक संगठन काम करते हैं तो नियोजकों ने भी उसको टूल बनाया और श्रमिकों के जो नेता थे उन्होंने भी अपनी विचारधाराओं को नियोजकों पर थोपने का प्रयास किया। इसलिए इनका परस्पर जो संघर्ष था श्रमिकों के संगठनों का, उसके कारण से भी इस कार्य को गति नहीं मिल सकी। इसी प्रकार से इसके जो कार्य हैं उनकी अस्पष्टता, नियोजकों का इसमें कम रुझान लेना, इसी और जो श्रमिक संगठनों का है वो अनावश्यक अपनी कार्य क्षेत्र से बाहर की बातों का करना, इन सारी बातों को दृष्टि करते हुए हमारे देश में जो ये कार्य समितियां हैं वो मूल रूप से असफल रही और वर्तमान में
इनका किसी एक आधे संगठन को छोड़ करके इनका वर्तमान में कोई भी अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसके बाद में हमारे देश में संयुक्त प्रबंध परिषदों की स्थापना की, जिसके बारे में अपन कल चर्चा करेंगे। थैंक्स टू ऑल मेंबर।